हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बेस पे हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और जो प्लेलिस्ट 11th क्लास का बना हुआ है उसमें जाके देखो, हर वीडियो आपको मिलेगा और वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि लेंदी टाइप का, हर टॉपिक का अलग अलग, क्वेश्चन का भी एक एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो है, तो आप उसको देखो और आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आज का क्लास समझने के लिए आपसे एक बात और कहना है कि जो आप टॉपिक क्या है, चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज का जो टॉपिक आपसे हम डिस्कस किए हैं उस टॉपिक को भी देख के आए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आज हो क्या रहा है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व क्या है? एक स्टैंडर्ड कर्व है और उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको हम सीखेंगे। तो पहले आपको बेसिक आना चाहिए। हम ऑलरेडी हर बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों क्या है, हीटिंग कर्व होता क्या है? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि यदि ग्राफ जो है टेम्परेचर और टाइम के बीच यदि ड्रॉ करते हैं तो उसी ग्राफ को बोलते हैं कि यह हीटिंग कर्व है हमारा ना। तो आखिरकार टेम्परेचर और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ किया गया है ना, तो कैसे हुआ, ग्राफ कैसा बनेगा, क्या रिलेशन है उसके बीच, क्या स्लोप आएगा, तो इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। हेडिंग लिखना बच्चों, हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व में क्या होता है, पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हीटिंग कर्व, द ग्राफ between temperature and time is known as heating curve. हीटिंग कर्व बोलते हैं। चलो, ये तो हुआ थ्योरी की बात। अब क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा सा और डेटा सोचो। मान लो बच्चों हमें ये सब गिवन है, डेटा दिया हुआ है कि हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का है, ये सब दिया हुआ रहेगा ना। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसा मान के चलते हैं कि सब हमारा दिया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये भी दिया हुआ है, वेपराइजेशन ये भी दिया हुआ है, लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का यह भी दिया रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीम यह भी हमारा दिया रहेगा, सब दिया हुआ है। ऐसा नहीं है बच्चों कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि हीटिंग कर्व जो है वो कोई पार्टिकुलर मटेरियल या सब्सटेंस के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। उसमें कोई भी सब्सटेंस या मैटर हो सकता है, इससे कोई मतलब की बात नहीं है, जैसा रहेगा वैसा बनेगा वो। तो एक बात देखो, हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि एक छोटा सा मतलब m मास का कोई सॉलिड बॉडी है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, जिसको हम क्या है टेम्परेचर मान के चलते हैं बच्चों। टेम्परेचर जो है वो कितना है, 60 डिग्री, -60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ऐसा कंसीडर कर लो। हो सकता है मेटल भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, बस हम अपनी सुविधा के लिए आइस यहां मान के चल रहे हैं, लेट कर लिए हैं कि आइस होगा ना। और m मास है और माइनस का 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। चलो इतना हो जाने के बाद अब क्या है, थोड़ा सा और बात करो कि हीटिंग मतलब हीट, रेट ऑफ हीट सप्लाई को हम क्या मानते हैं, सप्लाई को हम मानते हैं बच्चों H लेट कर लिए, मतलब H। तो रेट ऑफ हीट सप्लाई H इक्वल टू होता है बच्चों dQ अपॉन dt ना। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हीट करंट भी बोलते हैं, हीट करंट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H इक्वल टू dE अपॉन dt ना। E हमारा एनर्जी की बात कर रहा है ना, एनर्जी है वो, तो dE अपॉन dt भी लिख सकते हैं और dQ अपॉन dt भी लिख सकते हैं। मतलब रेट ऑफ हीट सप्लाई इक्वल टू H हम लेट किए हैं। एक बात फिर से सुनो,
यदि मान लो बच्चों कि 1 सेकेंड में हीट सप्लाई, जो रेट ऑफ हीट सप्लाई है वह h है, 1 सेकेंड पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो टाइम यदि t ले तो कितना हीट सप्लाई होगा? यदि 1 सेकेंड में h हो रहा है तो t समय में कितना होगा? ht होगा। यह तो सीधा सीधा रिलेशन है। चलिए तो यहां पे देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो क्या लिखोगे बोलो तो? हीट सप्लाई, लेट करो बच्चों, हीटेड ऑफ substance in टाइम t, मतलब t समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब हीटेड टाइम या इन टाइम t, मतलब t समय तक हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ कि हीट सप्लाई SUPP सप्लाइड इन टाइम t, क्या लिखोगे? h इंटू टी। लिखने में कोई परेशानी है कि? चलो नहीं परेशानी है, होना भी नहीं चाहिए। अब क्या है, Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? ms डेल्टा टी। अरे ये तो हम पढ़ते आए ना बचपन से नहीं, बहुत पिछले क्लास में कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो Q हमारा हीट सप्लाई, तो ms डेल्टा टी होता है। चलिए यह Q क्या है, तो यही Q को हम h माने हैं, तो यहां लिख सकते हैं ht इक्वल टू ms डेल्टा टी। कोई परेशानी क्या? एक बात देखो तो इसमें कैसा रिलेशन दिख रहा है, यदि टाइम बढ़ रहा है तो साथ साथ हीट भी बढ़ रहा है, तो इसमें कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। कैसा है बच्चों? लीनियर रिलेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन रिलेशन, स्ट्रेट लाइन रिलेशन ना, ऐसा हो सकता है। चलो वो लिखा क्या, यदि बोर्ड नहीं दिख रहा हो बच्चों तो लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन रिलेशन या लीनियर रिलेशन, तो ध्यान से देखना। और ht इक्वल टू ms डेल्टा t लिखा हुआ है, ना दिखे तो आप ध्यान से आवाज को सुनो, साउंड को, और उस साउंड को सुनने के बाद अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। हो गया। उसके बाद अब देखो, इन सारे को स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे इन सारे डेटा के बेस पे। तो चलो हम क्या माने हैं, जो मास जो सॉलिड है उसको आइस मान के चल रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि वह कुछ मेटल भी हो सकता है, कोई अदर सब्सटेंस भी हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन हम ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं वो आइस मान के कर रहे हैं ना। तो चलिए ध्यान से देखना बच्चों, यह इक्वेशन को रहने दो, यही ना इक्वेशन आया है ht इक्वल टू ms डेल्टा t, यही तो रिलेशन लेके आए हैं अभी ना। चलिए ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या है, यदि हम टाइम को बच्चों, टाइम हमारा x एक्सिस पर लिया हुआ है और सेकेंड में है, ध्यान रखना, और y एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है, y एक्सिस पे टेम्परेचर है और डिग्री सेंटीग्रेड में रखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बता कि जो हम सॉलिड माने हैं आइस, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे है? -60, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा ना, ऐसा ही है। अब -60 होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अब है हीट सप्लाई करो। यदि टाइम धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। मतलब क्या है कि यदि टेम्परेचर टाइम के साथ साथ आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, तो हीट सप्लाई कर रहे हो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वो तो नॉर्मली बात है, हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो तो अब देखिए यहाँ पे -60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा आइस है, तो क्या करोगे यह, और इक्वेशन कैसा आया है, लीनियर रिलेशन है, तो चलो यह इस तरह से बढ़ेगा ना, इस तरह से हमारा क्या है, सॉलिड जो है वो m मास का हमारा क्या है, आइस है, और टेम्परेचर कितना है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा माना हुआ है शुरू में। तो चलो यह -60 से यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री का क्या बना,
आइस बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? 0 डिग्री का आइस बना। और यह टाइम कितना लगा? हमारा मान लेते हैं कि ये सब सेकेंड में होगा ना, वो सब सेकेंड में। तो एक बात बता, यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या यह लिक्विड जो है अभी लिक्विड बन गया होगा? नहीं बना होगा, ये बच्चों सॉलिड ही रहा होगा, सॉलिड। अब 0 डिग्री का क्या बन गया है? आइस बन गया है ना। अब बताओ, अब यहां से क्या होगा? 0 डिग्री का वाटर बनेगा। 0 डिग्री का क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो क्या होगा? यदि फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ बच्चों जाके देखो, हीट चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज के दौरान जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि क्या कारण है कि फेज चेंज के दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। तो यहाँ बताने में टाइम पासिंग नहीं करना है। तो क्या करोगे? यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या है? आइस है। अब फेज चेंज हो रहा है ना, तो फेज चेंज इस तरह से। चलो अब क्या करोगे? यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड भी होगा और प्लस लिक्विड भी होगा। अब क्या है? लिक्विड और सॉलिड। अब फिर क्या है? यहाँ तो फेज चेंज हुआ ना इस ड्यूरेशन में, मतलब आइस जो है वो मेल्ट कर रहा है ना। तो मेल्ट किया, फिर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ा दिए। टेम्परेचर बढ़ा बच्चों, तो अब यह क्या होगा? केवल हमें इस स्टेज में लिक्विड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होने वाला है बताओ तो? यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? ध्यान से बोलो बच्चों। 0 डिग्री का तो आइस है, 0 डिग्री का वाटर बन गया। यहाँ पे अब लिक्विड है, लिक्विड अब क्या होगा? लिक्विड से अब 100 डिग्री का हमें क्या बनेगा? वाटर बनेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है। चलो अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया तो अब क्या है? जब अब हीट सप्लाई करोगे तो वो तो बॉयल करेगा, और बॉयल करने के बॉयल तो कर रहा है, अब तो बॉयल करना चालू क्या होगा? अब हीट सप्लाई करोगे तो फिर अपना फेज चेंज करेगा। तो लो फेज चेंज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहा फेज चेंज तो टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे इस तरह से बना। चलो यहाँ भी टेम्परेचर, यह हमारा क्या है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं वाटर का, और एक बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? इसको मिटाओ पहले। तो अब बताओ कि यहाँ पे अब क्या मिलेगा? केवल हमें या तो लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड और गैस मिलेगा ना। लिक्विड प्लस क्या मिलेगा? स्ट्रीम या गैस बोल सकते हैं या वेपर बोल सकते हैं। तो ये मिला ना। अब बताओ, या वाइपर भी बोल सकते हैं बच्चों, वाइपर। परेशान नहीं होना है कि क्या लिख रहे हैं ना। अब चलो यहां जैसे ही अब टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, टेम्परेचर मतलब टाइम के साथ साथ अब टेम्परेचर भी बढ़ा। चलो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? केवल गैस मिलेगा ना, केवल गैस। अब यहाँ फेज चेंज कर रहा है। अब बताओ कि यहाँ पे यहाँ कोई एंगल बनेगा, यह भी हमारा कोई एंगल। मान लो कि यह θ3 मान लेते हैं, यह कितना है बच्चों? θ2 मान लेते हैं, और यह θ1 मान लेते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि θ1 और θ2 यह मान लो कि इक्वल, यह कितना होगा? अभी मालूम है कि आपको नहीं मालूम है। लॉजिकल हम निकालेंगे उसको, लेकिन अभी मालूम नहीं है। अब चलो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, यही हमारा क्या है? हीटिंग कर्व है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है वो डिफरेंट डिफरेंट समय पे, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि मान लो कि आपसे मैं पूछूं कि यह जो लेंथ है बच्चों, यह लेंथ, इसको लेंथ को मान लो बच्चों कि L2 है, और इस लेंथ को मान लो कि L1 है। तो एक बात बता कि L1 और L2 में बड़ा कौन होगा? देख के नहीं बताना, फिगर हो सके कि हम ग्राफ को क्या है? बड़ा बना दिए होंगे। तो लॉजिक बताओ कि L1 और L2 में बड़ा कौन होगा? सोच के बोलो तो बच्चों, सोच के बोलो। L1 जो है बच्चों, L1 वो लेसर होगा L2 से, या यूं बोल सकते हो कि L2 ग्रेटर है L1 से। अब क्या कारण है बोलो तो? ये बोलो, हम ऐसा तो बोल दिए, तुम कहोगे हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते हो तो कैसे? लॉजिक तो होगा ना। तो ध्यान से सुनो, लॉजिक क्या है? यदि L1 में क्या है? सॉलिड से लिक्विड जा रहा है ना, बन रहा है, फेज चेंज हो रहा है। यदि मान लो फेज चेंज होने के लिए, यहाँ पे देखो
स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। याद करो, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा एक बात बता कि लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी चाहिए कि ज्यादा? कम चाहिए। 80 केजी मतलब 80 कैलोरी पर, मतलब 1 ग्राम यदि सॉलिड है, कौन सॉलिड? आइस होगा, आइस, ऐसा नहीं कि कोई मीटर ले ले ना, तो आइस की बात करते हैं। आइस यदि 1 ग्राम आइस को यदि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 80 कैलोरी। चलो हो गया। यदि वही हमारा स्टीम मतलब क्या है आइस, अब आइस जो है वो लिक्विड बन गया है, तो लिक्विड से यदि गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 540 कैलोरी आपको देना पड़ेगा। 540 कैलोरी 1 ग्राम लिक्विड को यदि वाटर मतलब जो भी लिक्विड वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट करना है गैसियस फेज में, तो क्या 540 कैलोरी देना पड़ेगा। तो एक बात बता, एनर्जी कहां ज्यादा देना पड़ा, इस कंडीशन में कि इस कंडीशन में? इस कंडीशन में एनर्जी ज्यादा देना पड़ा, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि L2 जो है हमारा वह L1 से बड़ा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो लॉजिक ये है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो वेपर जो है मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ग्रेटर है लिक्विड का या वाटर का, किसके? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ये बड़ा है। इसी वजह से हमारा L2 जो है वो बड़ा है L1 से। हो गया। अब फिर आपसे पूछे कि आप बताओ कि क्या स्लोप जो है θ1, θ2 और एक θ3 है वो क्या बराबर होगा कि ऐसा रिलेशन? ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखना, इसको मिटा रहे हैं ना, लिख लेना है सब। ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से देखो। यदि ऑप्शन नंबर ए है हमारा θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3, मतलब तीनों एक दूसरे से बराबर है। बी हमारा ऑप्शन है बच्चों θ1 इक्वल टू θ2 ग्रेटर है θ3 से। चलो सी ऑप्शन है हमारा बच्चों, यदि θ1 और इक्वल टू θ2 लेसर है θ3 से। ऑप्शन नंबर सी, डी है हमारा, क्या है ऑप्शन डी? तो ऐसा है बच्चों, ऑप्शन डी में मान लेते हैं कि θ1 जो है वो ग्रेटर है, यानी θ1 इक्वल टू θ3 वो ग्रेटर है θ2 से ना, ऐसा हम ऑप्शन दिए हैं। अब बता कि कौन ऑप्शन सही है, ध्यान से सोचो पहले। तो सोचो तो क्या हम सीखे क्या है, क्या लॉजिक लगाएंगे ना। तो एक बात बताओ बच्चों, यदि एनर्जी मतलब H इक्वल टू क्या पढ़े हो अभी अभी, H या Q इक्वल टू क्या पढ़े हो, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, यही ना पढ़े हो, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब बोथ साइड देखना कैसे रिलेशन निकालते, मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। अब बताओ, यहां लिख सकते हैं dq अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे ms, यह सब तो हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, तो क्या है ms और dt मतलब क्या डेल्टा t है, तो इसको लिख सकते हो बच्चों tf माइनस tf ना। अभी रुक जाए, एक स्टेप और रुकते हैं, क्या रुकते हैं, कुछ नहीं, रुको, यहां से डिफरेंशिएट कर लो अपॉन dt, कोई परेशानी क्या? एक बात बता कि Ti हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, चेंज कौन करेगा, फाइनल टेम्परेचर, मतलब Tf ही चेंज करने वाला है। चलो इतना हो गया है, तो इधर देखो, इधर देखना ध्यान से थोड़ा सा, यहां से अब इधर, यहां देखो dq अपॉन dt को क्या बोलते हैं, हम h बोलते हैं, या h को हम क्या लिख सकते हैं, h को ही ना de अपॉन dt लिख लेते हैं, तो यार d और क्या लिखते हैं dq अपॉन dt, यही तो लिखते हैं। तो h इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों, ms हमारा क्या है, बाहर निकालो कांस्टेंट है, और tf मतलब dtf अपॉन dt, और ये ti क्या है, कांस्टेंट है, तो यदि ti हमारा कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो लिखे। चलो एक बात बताओ कि यहां से आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, dTf अपॉन dt इक्वल टू h अपॉन ms ना, h अपॉन ms। ms हमारा क्या होता है बोलो तो, याद करो थोड़ा सा। ms जो है बच्चों उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। आप देखो पीछे का वीडियो में सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। ms हमारा हीट कैपेसिटी है। क्या है बच्चों, हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अच्छा ये dt अपॉन dt मतलब d क्या है, dTf टेम्परेचर है वो, और ये dt t हमारा टाइम है, तो इसी को ना स्लोप बोलते हैं ना। तो एक बात बता, h हमारा क्या है, यह फिक्स्ड है, m हमारा क्या है, फिक्स्ड है, तो चेंज कौन करेगा, चेंज करेगा यहाँ पे तो स्पेसिफिक हीट, मतलब कभी क्या है सॉलिड है, फिर गैस हो जाएगा, फिर हमारा क्या है लिक्विड होगा, फिर क्या है आइस से सॉलिड, आइस से क्या हो लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो हमारा चेंज कौन करेगा, इसी ने चेंज करेगा। तो एक बात बता कि स्लोप जो है बच्चों वो किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि s ज्यादा, जिसमें s ज्यादा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, s या h और m तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो s ही चेंज होगा, तो s जिसका ज्यादा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या है, सीधा सीधा यहां देखना, यहां पे लिख कर ना, यदि s ज्यादा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप वो कम होगा, यही बात ना है, s बढ़ा तो स्लोप घटा। चलो यही बात है। अब आगे देखो, यहां पे सॉलिड है ना, सॉलिड, और कहां पे सॉलिड, और एक बात यहां पे, यहां याद करो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है बच्चों, S आइस का इक्वल टू S स्ट्रीम का इक्वल टू हाफ कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोनों केस में तो सेम है ना, S हमारा सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा θ1 और θ3 वो क्या होगा, बराबर होगा, θ1 इक्वल टू θ3। और साथ ही साथ यहाँ जो है इस केस में लिक्विड का क्या होता है, वाटर बन गया है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बड़ा कौन है, 0.5 और 1 में बड़ा कौन, 1 बड़ा, 0.5 छोटा, तो θ1 इक्वल टू θ2 और ग्रेटर होगा बच्चों इसका, जिसका क्या बोले हैं, s कम उसका स्लोप ज्यादा, तो यह दोनों का स्लोप ज्यादा होगा और θ2 क्या होगा, θ2 से, मतलब यह I ज्यादा है, मतलब s इसमें ज्यादा है, तो ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा s, स्लोप कम, तो इन थीटा यहाँ पे स्लोप, इन दोनों का जो स्लोप है वो ज्यादा होगा और इसका θ2 का जो स्लोप है वो कम होगा, तो रिलेशन तो ए आ रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन सही है, दिस रिलेशन सही है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, और ये सारे हमारा चीज है कि कैसे लेंथ बड़ा क्यों हुआ, एंगल स्लोप का क्या रिलेशन है, इन सारे चीजों के बारे में आपसे हम डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में बच्चों इससे रिलेटेड हम डिफरेंट केस का क्वेश्चन करेंगे, 5-7 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश करें, और अगले वीडियो में फिर आपसे मैं प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। दैट्स इट।